जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। माय नेम इज आदित्य और आज के क्लास के अंदर हम लोग अपने करंट चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के अंदर प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें से भी सबसे मेन जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसमें हम ये समझेंगे कि रेनफॉल की ओरिजिन कैसे होती है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन से होते हैं, और लास्ट में हम प्रेसिपिटेशन के और कौन कौन से फॉर्म होते हैं रेनफॉल के अलावा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी तक की कहानी हमारी कुछ ऐसे चलती आई कि शुरुआत में हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी के बारे में। ये क्या होता है कि हमारी एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाटर वेपर कैसे पहुंचती है, तो ये वाटर वेपर जो है हमारे एयर में इवापोरेशन के थ्रू पहुंचती है, उसमें लेटेंट हीट वगैरह का प्रयोग होता है। तो इसके बाद होता क्या है, जब मान लीजिए ये आपका लैंड था, यहाँ क्या था, आपके एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट थी। अब होता क्या है, कई बार क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हीट ज़्यादा बढ़ गया, लो प्रेशर एरिया हो गया, तो एयर जो है आपकी ऊपर की तरफ एयर पार्सल वगैरह जो है क्या होती है, पूरा वाटर वेपर को लेके ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, राइज करना स्टार्ट कर देती है। जब ये ऊपर राइज करती है तो इसके टेम्परेचर में क्या है, बदलाव आता है। ठीक है, क्या आता है, इसके टेम्परेचर में बदलाव आता है जिसे हम कहते हैं एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या कहती है कि जैसे आपका एयर जो है अगर ऊपर राइज करता है तो उसमें क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रफ्तार से क्या है, सेल्सियस के रफ्तार से पर किलोमीटर उसके टेम्परेचर में गिरावट आती है। जब ये ऊपर राइज करता है, इसके टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो एक ऐसे पॉइंट पहुंचता है जिसे हम कहते हैं क्या, ड्यू पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहां पे एयर जो है आपकी पूरी तरह से सेचुरेट हो जाती है, यानी 100% क्या है, एयर सेचुरेट हो जाती है। 100% सेचुरेट होने का मतलब क्या होता है कि एयर जो है अपनी क्षमता भर, मतलब एयर की जो है क्षमता होती है। तो वो क्या होता है, वाटर वेपर को किसी चीज को उठाने की एयर की एक क्षमता होती है। जब ये ऊपर जाती है, ड्यू पॉइंट पहुंचती है, तो क्या होती है, वो क्षमता के अपने बराबर वो पहुंच जाती है। फिर जैसे ही क्या है, ड्यू पॉइंट पहुंचने के बाद क्या होता है, सेचुरेट हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है आपकी 100% हो जाती है। तब एयर जो है अपनी क्षमता के बराबर जब उसको पकड़ लेती है, उसके बाद नहीं होल्ड कर पाती, तो क्या है, उस वाटर वेपर को क्या है, कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है, रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उसको होल्ड नहीं कर पाती है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपको कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो मान लीजिए इधर हम देख लेते हैं। अब ये वाटर वेपर जो आपका ऊपर राइज हुआ था वह एयर के साथ, इसमें वाटर वेपर जो है आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है क्या, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में। ठीक है, यहाँ क्या है, कंडेंसेशन होता है, क्या करती है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में इनको कन्वर्ट कर देती है। यही वाटर ड्रॉपलेट, इनका ये समूह जो हम ये आसमान हमें जो बादल दिखता है, ये इसी को कहते हैं, ये आपके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो हमें दिखते हैं, यही हमके बादल दिख कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होता है कि वाटर वाटर ड्रॉपलेट जो आपके छोटे छोटे होते हैं, ये जैसे जैसे आपका समय बीतता है और वाटर वेपर आपका ऐड होता जाता है, माफ करिएगा, वाटर आपकी ऐड होती जाती है, तो क्या होता है कि जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो आपस में क्या है, मिलना स्टार्ट करते हैं, जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि एयर जो है अब इसको होल्ड नहीं कर पाती है एयर, क्योंकि जैसा कि हम मान लीजिए एक बैलून, एक पत्थर हमने लिया, पत्थर को फेंकेंगे तो आसानी से नीचे आ जाएगा, बैलून को फेंकेंगे तो क्या पूरा घूम घूम के आएगी। ठीक है, यानी एयर क्या है, रेजिस्टेंस लगाती है। जब इतने छोटे रहते हैं शुरुआत में कि एयर क्या है, इसको रोक लेती है, लेकिन जब ये जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो एयर क्या है, अब इसको रोक नहीं पाती है, और क्या होते हैं फिर ये आपके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, या लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, या आपके आइस क्रिस्टल के फॉर्म में। वो डिपेंड करता है ड्यू पॉइंट कहाँ पे। अगर इसका ड्यू पॉइंट जो है 0 डिग्री से कम नीचे होता है, यानी माइनस में जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। लेकिन 0 डिग्री से ऊपर होता है तो लिक्विड के यानी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है उस पर। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर देता है। जब ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसे हम रेनफॉल कहते हैं। फिर अगर इस आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं इसे हम स्नोफॉल कहते हैं। इसके अलावा भी तो 3 चीज होते हैं, हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो इतना कहानी आपको समझ में आया कैसे आपका होता है। अब रेनफॉल समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तब हमको जाके रेनफॉल का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म फॉलिंग टू द अर्थ। यानी जब आपका वाटर जो है ऊपर इवापोरेट वगैरह हो के कन यहाँ पे जाके ऊपर कंडेंसेशन वगैरह हो के वाटर वेपर जब यहाँ पे कन्वर्ट होके क्लाउड में वहां से जब नीचे आता है, डिपेंड करता है लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, किसी फॉर्म में आता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये तब होता है जैसे मैंने बताया जब आपकी क्या हो, वहां बॉडी ऑफ एयर में कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन हो और उससे क्या हो, वो हेल्प करे वहां पे वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल को ग्रो करने में साइज में, और जब इतना ग्रो कर जाए कि क्या हो, एयर उसको होल्ड ना कर पाए और ग्राउंड पे क्या हो, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरना स्टार्ट कर जाए। ठीक है। अब आपका जो प्रेसिपिटेशन है, इट फॉल्स ऑन द अर्थ इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रेसिपिटेशन जो है ये डिपेंड करता है उसका ड्यू पॉइंट कहाँ पे, कई बार क्या है वाटर के फॉर्म में होते हैं, कई बार आइस फ्लेक्स के फॉर्म में, सॉलिड आइस वॉल के, कई बार अलग चीजों के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक मिनट लाइट चलेगी, मैं लाइट जला के आ जाता हूँ। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, तो प्रेसिपिटेशन हम समझ लिए। अब प्रेसिपिटेशन के आगे मैं बात करूं, तो जब आपकी वाटर के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे हम रेनफॉल कह रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़े तो ओरिजिन ऑफ रेनफॉल हम समझते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और समझ लेते हैं। तो रेनफॉल को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा, आप बुक के अंदर ओपन करोगे ओरिजिन ऑफ रेनफॉल का टॉपिक, तो पहले ये दे रखा है रेनफॉल के कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन के बारे में दे रखा है। ये क्या होते हैं, जैसे मान लो तुम बहुत एक पतला दुबला आदमी था, ठीक है, उसने क्या सोचा कि मुझे बॉडी बनाना है, वो क्या गया भैया जिम वगैरह करने गया। अब जिम करने गया, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पर वो देख क्या रहा है भैया उसकी बॉडी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो जैसा डाइट पहले था वो वैसा ही डाइट उसने जिम करने के बाद भी वैसा ही डाइट रखा, तो क्या वो बॉडी नहीं बनी। यानी क्या है, बॉडी बनाने के लिए किसी पतले आदमी को उसको क्या होगा, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, क्या क्या होती है, कह सकते हैं प्री रिक्विसाइट कंडीशन होती है। वैसे रेनफॉल के क्या है, कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन होते हैं, इसके बिना क्या है रेनफॉल आपकी पॉसिबल नहीं है। वो क्या होता है कि आपकी एयर जो होनी चाहिए वो अनस्टेबल एयर होनी चाहिए। अनस्टेबल मतलब क्या, हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबल एयर मतलब क्या कि वो वर्टिकली राइज नहीं करेगी, अनस्टेबल एयर मतलब क्या कि वर्टिकली वो राइज करेगी। जब आपकी एयर अनस्टेबल रहेगी तभी तो ऊपर जाके उसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कंडेंसेशन वगैरह होगा। अगर वो स्टेबल एयर रहेगी तो एयर तो वहीं आके रह जाएगी, वाटर वेपर आपकी क्या होगी, ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं तो रेनफॉल क्या होगा, बने होगा ही नहीं। ठीक, फिर क्या, एयर आपकी वार्म होनी चाहिए और सबसे जरूरी क्या, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई एयर रहेगा तो वाटर वेपर कहाँ से आप लाओगे, वाटर ऊपर ले जाके किसका कंडेंसेशन कराओगे भाई, ड्राई एयर का तुम कराओगे नहीं। ठीक, इसके बाद क्या कि सफिशिएंट नंबर में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने चाहिए। ये क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, कि आपके जब कन्वर्जन होता है वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट में या आइस क्रिस्टल में, वो किसी पार्टिकल के अराउंड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में ही हो जाता है, हवा में भी आपके कुछ पार्टिकल होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, कुछ पॉल्यूटेंट वगैरह हो गए, उनके अराउंड ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यही दे रखा है कि कुछ कंडीशन होते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं रहेंगे कि एयर को होगी मॉइस्ट नहीं होगी, अनस्टेबल एयर नहीं होगी, अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होंगे तो आपका रेनफॉल वगैरह नहीं हो सकता। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए इसके मतलब। अब हम आगे बढ़े, तो जैसे मैं बताया कि शुरुआत में क्या होता है, आपकी जब वाटर वेपर पहुंच जाती है एयर में तो क्या होती है, मॉइस्ट एयर क्या होती है, वो क्या होती है जब ऊपर अपवर्ड स्टार्ट हो जाती है लिफ्ट करना, तो क्या होता है लिफ्ट करते करते टेम्परेचर घटता है और क्या होती है कुछ समय के बाद वो ट्यू पॉइंट पहुंच जाती है, यानी पूरी तरह से सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट होने के बाद क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, उससे क्या होती है क्लाउड की फॉर्मेशन होती है अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक, लेकिन अभी भी क्या है रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन तभी आपका बिगिन होता है। अभी इसके बारे में समझें क्यों नहीं होता है, कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन आपका तभी बिगिन होता है जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो, ऑफ असेंडिंग एयर क्या हो 100% हो जाए। क्योंकि अगर ये क्या होगी आरएच आपकी 100% नहीं होगी, या तो एयर क्या होगी अभी भी उसके अंदर वाटर वेपर और ऐड हो सकता है। ठीक है, आरएच का मतलब क्या होता है, ये क्या बेसिकली ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अपॉन क्या होता है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, क्या होता है माफ करिएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होता है आरएच। तो ये जब क्षमता जब तक आपकी नहीं घटेगी तो आरएच क्या होगा 100% नहीं होगा, तो वो जब तक क्षमता उसकी नहीं घटेगी तब तक क्या करेगी एयर उसको होल्ड कर पाएगी। ठीक है, तो वो जब टेम्परेचर ऊपर जाता है घटता क्या होती है, क्षमता उसकी क्या है घटती जाती है, क्षमता घटती जाती है, लेकिन वाटर वेपर उतना ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वही दे रखा है कि आरएच क्या हो जब तक 100% नहीं होगा तब तक कंडेंसेशन नहीं पॉसिबल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होता है एयर आपका फर्दर कूल होता है टू डाई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये हमने बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है क्लाउड्स के द्वारा यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, उन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, उनको क्या कहते हैं हम शुरुआत में क्लाउड ड्रॉपलेट कहते हैं। अब आपके जो क्लाउड ड्रॉपलेट होते हैं ये क्या होते हैं,
ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। ये क्या है, एयर उनको ऊपर ही रोक के रखती है, ठीक है। रेनफॉल आपका तब तक नहीं होता जब तक क्या होते हैं, ये क्लाउड ड्रॉपलेट जो हो इतने बड़े नहीं बन जाते हैं दैट एयर बिकम्स अनेबल टू होल्ड देम, ठीक है। इसीलिए कई बार आपने देखा हो कि स्काई जो है कई बार क्या है ओवरकास्ट हो जाते हैं, बहुत घने बादल हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या है बारिश नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि क्या है भैया, अगर वो आपस में क्योंकि भले अब मान लीजिए कोई बादल है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, घने बादल हैं, लेकिन क्या होगा जब तक वो आपस में जुड़ के बहुत बड़ी बूंद का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक बारिश क्या होगा, होगा नहीं। अगर बाई चांस अगर कुछ ना बूंद वगैरह मान लीजिए नीचे गिर भी जाती है तो क्या होती है, वो नीचे आते आते रास्ते में क्या है इवोपोरेट हो जाती है। क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन जब नीचे आती है कोई एक चीज तो क्या है एडियाबैटिक से क्या होती है, उसका टेम्परेचर उतनी रफ्तार से क्या है बढ़ता है, तो आधे रास्ते आते क्या होगी, इवोपोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो वही दे रखा है। अब देयर आर टू पॉसिबल प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट इनटू रेन ड्रॉप, ठीक है। पहला क्या पॉसिबल चेंज है कि इफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर असेंड टू सच अ हाइट दैट कंडेंसेशन बिगिंस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, देन बोथ वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस ड्रॉपलेट आर फॉर्म। यानी मान लीजिए कुछ ऐसे हाइट पहुंच गया कि उसका जो एयर का पार्सल का था कंडेंसेशन क्या हो, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो स्टार्ट हो, तो क्या होगा वहां पे उस केस में मैंने बताया कि आइस ड्रॉपलेट भी बनेंगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट भी आपके बनते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आइस ड्रॉपलेट तो बन जाता है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट क्या है, अब ये आइस ड्रॉपलेट बनने के बाद क्या है, अभी मैंने बताया था कि वाटर वेपर को लिक्विड में जब कन्वर्ट होती है, कुछ आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कुछ पार्टिकल चाहिए रहते हैं। अब जब यहाँ पे आपकी आइस बनती है, अब आइस क्या करती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है, और ये वाटर ड्रॉपलेट क्या है, इसके अराउंड क्या है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आइस के अराउंड क्या है वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी इफ दे बिकम, और फिर क्या होता है अगर वो साइज से बड़े हो जाते हैं, दैट दे कैन नॉट बी हेल्ड इन सस्पेंशन बाय एयर, कॉन्सिक्वेंटली दे बिगिन टू फॉल डाउन। और अगर टेम्परेचर क्या हो नीचे आते हैं, आइस क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, और अगर ग्राउंड पे टेम्परेचर मान लीजिए समर का मौसम होता है तो क्या होते हैं वो रेन ड्रॉप की फॉर्म में आते हैं, अन्यथा अगर विंटर का रहता है टेम्परेचर घटा रहता है तो क्या होते हैं वो आपके स्नोफॉल वगैरह के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा चेंज क्या है क्लाउड ड्रॉपलेट का, उसमें चेंज होना कि क्या होता है, सस्पेंडेड क्लाउड ड्रॉपलेट इन द क्लाउड और ऑफ डिफरेंट साइज, यानी जो क्लाउड ड्रॉपलेट आपके होते हैं बहुत ही डिफरेंट साइज के होते हैं। ये आपके क्लाउड ड्रॉपलेट जो होते हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलाइड करके एट वेरिंग रेट क्या करते हैं कोलाइड करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कोलाइड कर करके आपस में बूंदे जुड़ती जाती हैं, इससे क्या होती है बहुत बड़े साइज में जाती है, और जब बहुत बड़े साइज में जाती है तो इस समय आता है कि एयर क्या है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, एंड दे फॉल डाउन एज रेनफॉल। यानी पहला केस क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर अगर बने तो क्या होगा, पहले आइस क्रिस्टल बनेंगे, उसके अराउंड क्या है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तरह काम करेगी, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर ये नीचे आते हैं, अगर ये क्या होगा आपका समर का मौसम रहेगा तो क्या होंगे ये आपकी बूंद लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे, अगर नहीं रहे विंटर का मौसम रहेगा टेम्परेचर नीचे कम रहेगा तो क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक। तो ये था आपका ओरिजिन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। देखिए ओरिजिन ऑफ रेनफॉल जो है, अगर आपने ह्यूमिडिटी समझ लिया होगा बढ़िया से, ठीक, आपने ये समझ लिया होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, इसका अलग अलग टर्म जो है वो क्या होते हैं, आपका एयर कैसे ऊपर जाती है, उसमें क्या बदलाव आता है जब एयर ऊपर जाती है, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपने इतना समझ लिया होगा तो ओरिजिन ऑफ रेनफॉल जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। अगर आपने सब टॉपिक नहीं समझा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप जाइए ये पढ़ के आइए, ठीक है, इसमें कुछ आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ओरिजिन ऑफ रेनफॉल में, अगर आप इतना समझ के होंगे, ठीक है। आप पहले जाइए ये पढ़ के आइए, आपको बाद के टॉपिक अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थ्योरीज ऑफ रेनफॉल का टॉपिक, ठीक है। थ्योरीज ऑफ रेनफॉल में आपके बुक के अंदर जो है दो थ्योरी दे रखी है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रेनफॉल है ये अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो इतने डिटेल में हमें पूछने वाला नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी अगर मैं बात करूं तो उतने डिटेल में हमें पूछने वाला नहीं है, क्या हायर स्टडीज के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है तो लैंग्वेज जो है इसका सिंपल दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना समझ में आ जाएगा आपको, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में, यानी रेनफॉल किस तरीके के होते हैं। तो रेनफॉल बेसिकली आपके जो है वो तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन जो है आपके अलग अलग बहुत फॉर्म के क्या है प्रेसिपिटेशन होती हैं, जिसमें से रेन जो है रेनफॉल यानी जो लिक्विड फॉर्म में जब वर्षा वाटर ड्रॉपलेट नीचे आते हैं तो उसे रेन हम कहते हैं, ठीक है। रेनफॉल होने के लिए यह नेसेसरी होता है
कि मॉइस्ट एयर जो हो ऊपर जाए, क्योंकि एयर ये ऊपर नहीं जाएगी तो क्या होगा, वाटर वेपर ऊपर नहीं जाएगी, फिर वही आपका प्रोसेस होगा नहीं, यानी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, एयर क्या होनी चाहिए, सेचुरेट होनी चाहिए, सेचुरेट नहीं होगी तो क्या होगी, कंडेंसेशन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या हो, कंडेंस हो। ठीक है, सॉरी। इसके बाद एडियाबेटिक कूलिंग जो है ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इज बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, एयर ऊपर जाते समय क्या होगी, ठंडी नहीं होगी, तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट पहुंचेगी नहीं इसकी, एयर पूरी तरह से क्या होगी, सेचुरेट होगी नहीं, सेचुरेट होगी तो क्या होगा भैया, आपका कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े। इट इज अपरेंट दैट अपवर्ड मूवमेंट इज अ प्री रिक्विसाइड कंडीशन फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, हम शुरुआत में देख चुके हैं। ठीक है, दस प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, यानी रेनफॉल वगैरह को जो है उनके एयर का जो मूवमेंट है अपवर्ड वो किस तरीके के होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और भी हम समझेंगे किस तरह का मूवमेंट होता है। तो एयर का जो है आपका बेसिकली देयर आर थ्री वेज इन विच एयर इज फोर्स्ड टू मूव अपवर्ड एंड दस कूल्स अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक लेफ्ट साइड। पहला क्या होता है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, यानी जब ग्राउंड सरफेस आपका हीट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है भैया, आसपास की एयर हीट होती है, एयर हीट होती है तो क्या आपकी एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होती है तो क्या फिर आपकी ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये जो ऊपर राइज होती है हीट होने के बाद, ठीक है, हीट होने के बाद एयर राइज हुआ, फिर ऊपर जब एयर राइज हुई, इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्ड इन द कन्वेक्शन करंट, या इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, थर्मल कन्वेक्शन कहते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, एसेंट ऑफ एयर ओवर एन ओरोग्राफिक बैरियर। दूसरा तरीका हो गया क्या, कि मान लीजिए ये एक आपका पहाड़ था, अब इधर से एयर आई, इधर से एयर मान लीजिए बह रही है, हवा बह रही है, हवा तो ऐसे करेगी नहीं पहाड़ को भैया चीर उड़ के निकल गई आगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, जब पहाड़ आएगा तो एयर क्या है, इधर से ऐसे राइज होना स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, तो पहला तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि माउंटेन के आसपास क्या है, एयर आपकी ऐसे राइज होती है, यानी एसेंट ऑफ एयर ओवर एन ओरोग्राफिक बैरियर। फिर तीसरा क्या है, अपलिफ्ट ऑफ एयर एसोसिएटेड विद लो प्रेशर सिस्टम नोन एज साइक्लोनिक और फ्रंटल एसेंट। ठीक है, साइक्लोनिक फ्रंटल एसेंट ये जब आपका टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं आपको, अभी आपका आई थिंक इस चैप्टर के बाद एयर मास हमें पढ़ना है, उसके बाद उसका टॉपिक जो आपका रहेगा ये फ्रंटल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं, अभी के लिए दो टॉपिक समझ लीजिए। ठीक है, so it may be pointed out that it is not necessary that all these three factors work independently in relation to ascent of air. Sometimes more than one factor are operative. In such situation, the form of precipitation is determined on the basis of dominant factor. ठीक है, आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लाइन ये खुद समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपकी तीन तरीके की एयर राइज होती है, उसी आधार पर क्या है, इनको रेनफॉल को डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो एयर क्या थी, जो थर्मल राइजिंग हो रही थी ऐसे डायरेक्ट ऊपर कन्वेक्शनली राइज हो रही थी, उससे जाके जब आपकी रेनफॉल वगैरह होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। दूसरा आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, की जो एयर जो है माउंटेन आया, इधर से राइज होकर यहाँ कंडेंसेशन होकर बारिश वगैरह की, तो उससे हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। और ये क्या होता है, साइक्लोनिक या फ्रंटल, इसमें क्या होता है कि दो एयर मास कहीं पे मान लीजिए लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इधर से मान लीजिए आपकी ठंडी हवा बही, इधर से क्या हुई आपकी गर्म हवा बही, तो जब ठंडी हवा गर्म हवा बहेगी तो क्या होगी, यहाँ पे जब टकराती है ये, तो यहाँ पे एक तरह का इनका फ्रंटर क्रिएट हो जाता है, साइक्लोन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ठंडी हवा नीचे रह जाती है तो गर्म हवा जो रहती है वो ऊपर इसके जाना स्टार्ट कर देती है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, तो क्या टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है, ड्यू पॉइंट पे जाती है, तो कंडेंसेशन होकर यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं। पहला होता है क्या, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये क्या है कि कैसे होता है मैकेनिज्म, आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया क्या, कि कहीं मान लीजिए हीट पड़ा, इस पे हीट जब लैंड आपका हीट हुआ तो एयर क्या हुई, हीट हुई, जब एयर आपकी क्या हुई, हीट हुई, सोलर दिन में क्या हुई, एयर हीट हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो वार्म हुई, एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने के बाद ऊपर राइज हुई, जब ऊपर राइज हुई तो ऊपर राइज होने के बाद क्या हुई, एयर आपकी ठंडा पड़ना स्टार्ट हुई, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड, जो कहती है कि 10 डिग्री सेल्सियस के पर 1000 मीटर के आधार पर आपकी टेम्परेचर डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, द कूलिंग ऑफ एसेंट एयर इंक्रीजेड इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते क्या हुई, जब एयर आपकी सेचुरेट हो गई तो उससे क्या हुआ, आपकी फर्दर एयर क्या हुई, कूल हुई, तो उससे क्या हुआ, आपकी कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, क्लाउड का कौन सा फॉर्मेशन हुआ,
तो यहाँ ध्यान दीजिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल के दौरान, ठीक है। आई थिंक जब मैं आपको क्लाउड के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया था कि क्लाउड में जब भी आप निम्बस शब्द जुड़ा हुआ समझे तो निम्बस शब्द वाले क्लाउड ही क्या है आपकी बारिश करते हैं। वैसे आप क्लाउड वगैरह क्यूमुलो हो गया, क्लाउड हो गया, और भी क्लाउड होते हैं, बट निम्बस वाले क्लाउड जो होते हैं वही बारिश करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में जो आपकी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और तब आपकी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, ठीक। कन्वेक्शनल रेनफॉल मेनली ऑकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ लो लैटिट्यूड्स, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल होने के लिए क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या हमारा ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, टेम्परेचर जो है आपका ज़्यादा होता है स्पेशली आपके लो लैटिट्यूड्स के दौरान, क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो है वो थ्रू आउट ईयर डायरेक्टली पड़ते हैं, ठीक है। वेयर डेली हीटिंग व्हाट अप अराउंड सरफेस कॉजेज सरफेस अप टू नून कॉजेज कन्वेक्शन करेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द स्काई जो है इट बिकम ओवरकास्ट बाय 2 to 3 PM डेली कॉजिंग पिच डार्कनेस एंड हेवी रेस एंड द स्काई बिकम क्लियर बाय 4 PM, यानी वहां पे 4 बजे से 2-3 बजे के बाद हमेशा डेली बारिश होती रहती है, ठीक है। दस द कन्वेक्शनल रेनफॉल इन इक्वेटोरियल रीजन इज अ डेली रेगुलर फीचर, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आपका क्या है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में भी होता है, बट यहाँ पे क्या है समर मंथ के दौरान, यानी ट्रॉपिकल रीजन वगैरह बात इंडिया वगैरह में क्या है समर मंथ के दौरान का बाद ही आपका रेनफॉल वगैरह का आता है, ठीक है। एंड इन द वार पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। तो अभी गर्मियों के दौरान जब ये बारिश वगैरह कई बार हम देखें हो जाता है तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल ही कहलाती है, ठीक। इसके बाद आपका आता है द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये सब फीचर जो आपके दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा 5-6-7 टॉपिक आपके दे रखे हैं, आप खुद से पढ़ लेना, ऑलराइट। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब दूसरा टॉपिक आता है कि आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, ये सिंपल आपका कि कहीं पे माउंटेन वगैरह हो, हवा जब बहेगी तो इसको चीर के तो जाएगी नहीं हवा, क्या करेगी इसके ऊपर क्या होगी, राइज करना स्टार्ट करेगी। राइज करना क्या होगी स्टार्ट करेगी तो एयर क्या होगी, ठंडी पड़ेगी, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिधर से आपकी मान लीजिए आपका माउंटेन हुआ, अगर इधर से आपकी हवा बहती है तो इसको क्या कहते हैं हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विंडवर्ड साइड कहते हैं। और उसके अपोजिट साइड को हम लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है। कई बार को लोग कंफ्यूज होते हैं। विंडवर्ड साइड किसे कहते हैं, जिधर से आपकी हवा बहती है, ठीक है, यानी विंडवर्ड, विंड की तरफ से वाला साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हवा बही ऊपर राई, ठंडी पड़ी, ठंडी पड़ के क्या हुई ऊपर जाके कंडेंस हुई, कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। अब यहाँ क्या है, पहले तो आपका मॉइस्चर वगैरह यहाँ से आया उठा, अब क्या है आधा से ज्यादा मॉइस्चर वैसे भैया यहीं पे क्या हुआ आपका सब निकल गया। अब इसके बाद जो एयर इधर जाएगी इसमें तो क्या होगी, एक पूरी तरह से ड्राई हो चुकी होगी क्योंकि सारा मॉइस्चर क्या होगा बारिश यहीं बदल गई। और अगर कुछ मॉइस्चर आपका बचा भी होगा तो क्या होता है, अब यहाँ से जब एयर जाती है तो फिर नीचे की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है फिर आपका कंडेंसेशन, तो क्या होता है डी पॉइंट जब भी पहुंचे तो टेम्परेचर थोड़ा घटेगा। अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्या होती है फिर इधर बारिश वगैरह नहीं होती, इसे इसे क्या कहा जाता है, रैन शेडो एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। रीजन ऑन द लीवर्ड साइड इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी विंडवर्ड साइड जो है आपकी कूल्ड वेट कंडीशन होती है, तो लीवर्ड साइड पे क्या आपकी वार्म ड्राई कंडीशंस होते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, मैं आपको समझा चुका, बुक से आप लोग पढ़ लेना, राइट। ये था आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, आता है आपका साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। देखो इसको अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे कि फ्रंट वगैरह कैसे फॉर्म होते हैं, साइक्लोन वगैरह क्या होते हैं। ये एयर मास के बाद वाला चैप्टर, यानी इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर एयर मास है, उसके बाद वाला टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि क्या होता है इसमें, ठीक है। ये डायग्राम आई थिंक आप पीछे देख रहे होंगे, क्या होता है कि ये वहां फॉर्म होते हैं जहां पे क्या है दो एयर मास डिफरेंट टेम्परेचर के क्या हो कन्वर्ज होते हैं। जब कन्वर्ज मतलब क्या आपस में आके टकराते हैं, जब टकराते हैं वार्म एयर इधर से देख सकते हैं आती है, इधर से क्या है कूल एयर आती है। जब टकराते हैं तो कूल एयर क्या है वो वहीं रह जाती है और वार्म एयर क्या है, क्योंकि वार्म एयर थोड़ी हल्की होती है क्या हो ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है। ऊपर जब ये राइज होती है, राइज होते होते फिर क्या है एडिमेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ लगेगा, ठंडी पड़ेगी तो क्या होगा यहाँ पे आपका ड्यू पॉइंट पहुंच के सेचुरेट जब हो जाएगी 100%, जब आपकी आरएच क्या हो 100% पहुंच जाएगा तो क्या होगा कंडेंसेशन बिगिन होगा, ठीक। कंडेंसेशन बिगिन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपकी क्या होंगी जब बूंद बहुत बड़ी बन जाएंगी, एयर क्या हो उसको होल्ड ना कर पाए तो यहाँ क्या होगी बारिश होगी। इसी बारिश को क्या कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया। अब आपका टॉपिक आता है क्या, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी पूरे हमारे अगर अर्थ में बात करें कि रेनफॉल कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है।
तो देखिए रेनफॉल जो है इट इज हाईली को रिलेटेड विथ एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी रेनफॉल जो है ये हाईली कोरिलेट रहती है कि एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जिस रीजन में हाई टेम्परेचर पाया जाता है, जहाँ पे आपका सरफेस वाटर एबंडेंस मात्रा में पाया जाता है फॉर इवोपोरेशन टू रिसीव, वहाँ पे क्या है एनुअल रेनफॉल यानी पूरे साल में वर्षा जो है ज्यादा पाया जाता है इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज। ठीक है, जैसे आपके इक्वेटोरियल रीजन हो गए, इनके एक एग्जाम्पल हो जाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गए। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या होता है, बट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव लिस्ट रेनफॉल, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटोरियल रीजन में देखते हैं क्या कि वेस्टर्न रेनफॉल, वेस्टर्न पार्ट क्या है, इधर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका बेसिकली हो गया क्या इक्वेटोरियल वाला रीजन, राइट। यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं कि बारिश क्या है कि ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे कंटिनेंट का आप जब वेस्टर्न पार्ट देखें, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये सब वगैरह पार्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा और कंटिनेंट एक, ये तो कंटिनेंट हमने डिवाइड किया ना, ये पूरा है आपका एक ही। अब हम जानते हैं इस पार्ट में क्या है, हवा आपकी कैसे ब्लो करती है, हवा आपकी कुछ इस तरीके से चलती है, राइट। हवा क्या आपकी इस तरीके से चलती है। तब यहाँ से क्या होगा, ओशियन वगैरह से क्या होगी, पूरे मॉइस्चर उठा के लाएगी, मॉइस्चर उठा के लाएगी, तो यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, सारा बारिश वगैरह यहीं हो जाएगा। सारा बारिश इधर हो जाए तो इधर हवा पहुंचते पहुंचते क्या होगी, ड्राई हो जाएगी। इससे ड्राई होते होते क्या होगा, जब एयर वाटर नहीं बचेगा, वाटर वेपर ही नहीं बचेगा, तो आपका रेनफॉल वगैरह इधर क्या है कम होती है। ठीक है, जैसे 0 से 250 की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वही आपको पॉइंट दे रखा था वहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मिडिल एटीट्यूड में भी आपके क्या है फेवरेबल कंडीशन पाए जाते हैं फॉर सफिशिएंट रेनफॉल, बट पोलर एरियाज रिसीव प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। जाहिर सी बात है पोलर एरियाज क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, so before attempting to describe world distribution of rainfall, it is necessary to discuss certain fact related to rainfall distribution, जैसे total amount of annual rainfall हो गया, seasonal distribution क्या हो गया, variability of rainfall क्या हो गया। तो इनको आप जो है बुक से पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बारिश का। ठीक है, एक बार जब खुद से पढ़ने जाएंगे तो आपको और चीजें जो है क्लियर होंगी। ठीक, इसके बाद आता है क्या, जैसे मैं बताया जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का टॉपिक है, ये आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें दे रखा है कहाँ कहाँ बारिश वगैरह ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो आता है क्या अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी रेन के अलावा और कौन कौन से फॉर्म में आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, यानी लिक्विड के अलावा और कौन कौन से फॉर्म में आपकी होती है। तो पहला क्या आता है, पहला आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या है, इट ऑकर्स जब आपकी वाटर वेपर जो है इन द एटमॉस्फेयर वो क्या आइस क्रिस्टल के फॉर्म में फ्रीज करती है, यानी ड्यू पॉइंट जो है उसका वो बनता है, वो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो रहता है, 0 डिग्री से नीचे बनता है। ठीक है, दिस प्रोसेस बिगेन जब आपकी एयर टेम्परेचर जो है ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, द वाटर वेपर कंडेंसेज इनटू टाइनी ड्रॉपलेट दैट फ्रीजेज रेदर देन रिमेनिंग एज लिक्विड वाटर। ये फ्रोजन ड्रॉपलेट जो है दे बिकम आइस क्रिस्टल विच एज दे गेदर मोर वाटर फ्रॉम स्नोफ्लेक्स, और यही क्या है आपके स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में नीचे आके स्नोफॉल वगैरह होता है। ठीक है, ये जो आपके आइस क्रिस्टल हैं दे एक्यूमुलेट इन क्लाउड एंड व्हेन द snowflake become too heavy to stay suspended in the cloud, they fall to the ground, and if the air remain cold all the way to the surface, the snow reaches the ground in its frozen form। ये पॉइंट आप ध्यान देना कि स्नो का फॉल तभी आपको होता है जब आपकी एयर जो हो वो पूरी सरफेस तक क्या है आपकी ठंडी रहे, क्योंकि अगर सरफेस तक ठंडी नहीं रहेगी, मान लीजिए यहाँ का एयर थोड़ा वार्म रहा, ऊपर का थोड़ा ठंडा रहा, तो क्या होगा यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, एक तो आपका एडियाबेटिक टेम्परेचर वाला लग रहा होगा, उसका बढ़ रहा होगा टेम्परेचर। ठीक है, 10 डिग्री रफ्तार पर किलोमीटर। अब उसके बाद क्या होगा, एयर और यहाँ पे गर्म रहेगी तो क्या होगा, जल्दी से क्या होगी स्नो आइस वगैरह क्रिस्टल क्या है पिघल जाएंगे, तो स्नो क्या होती है फिर रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो इधर रखा है कि एयर जब स्नोफॉल तभी होता है जब आपकी एयर क्या हो पूरी ऊपर से नीचे तक क्या हो ठंडी रहे, ये तभी पॉसिबल है। आपके इक्वेटोरियल रीजन में तो स्नोफॉल आपकी पॉसिबल नहीं है। सब ट्रॉपिकल रीजन में बात करें, जैसे इंडिया में बात करें, तो जहाँ ठंडी जगह प्रदेश है, जहाँ माउंटेन वगैरह जहाँ ऊपर आपका तापमान कम रहता है, वहीं पे स्नोफॉल वगैरह देखे जाते हैं या आपके पोलर रीजन में देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका स्लीट, ये भी एक तरह का क्या है प्रेसिपिटेशन है। ये तब होता है जब आपकी रेन ड्रॉप जो है इट फ्रीज बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ, देखिए दिस हैपेंस व्हेन देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर लेयर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब समझिए कि मान लीजिए एबव क्या हो द एयर में बी वार्म इनफ फॉर वाटर ड्रॉपलेट, मान लीजिए ऊपर क्या हो आपका ड्यू पॉइंट वगैरह जो हो 0 डिग्री से ऊपर हो तो वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म हो जाता है टू फॉर्म एज रेन। बट क्या होता है, बट एज द ड्रॉपलेट फॉल टुवर्ड द अर्थ दे पास थ्रू अ कोल्ड, मान लीजिए बीच में क्या हो कुछ हवा विंटर सीजन हो, कोई कोल्ड एयर पा जाए, तो क्या होता है इन दिस कोल्ड एयर जो रेन ड्रॉप है
it freezes into small hard pellet of ice. These ice pellet are what we call sleet. यानी sleet जो है कि स्नोफॉल में क्या है, बर्फ आप देखेंगे तो क्या है उतनी हार्ड नहीं रहती, लेकिन स्लीट क्या है आती तो रेन ड्रॉप के फॉर्म में, लेकिन नीचे जब आती है तो नीचे का टेम्परेचर क्या है ठंडा रहता है, तो उससे क्या होती है वो जम जाती है। ठीक है, तो उसे हम स्लीट कह रहे हैं। यानी स्लीट यूजुअली अपीयर्स एज टाइनी ट्रांसपेरेंट और slightly cloudly ice walls that are smaller than hail. It typically occurs during colder weather, particularly in winter when there are mixed condition of warm and cold air. इसके बाद आता है आपका हेल। हेल क्या होता है कि टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड बॉल्स और लम्स ऑफ आइल। ठीक है, इसे ओला कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो अनलाइक स्लीट जो क्या होता है, जो फॉर्म होता है जब आपकी रेनड्रॉप जो है वो फ्रीज कर जाती है नियर द ग्राउंड। हेल जो है आपका तब फॉर्म होता है, इट फॉर्म मच हायर इन द एटमोस्फियर ड्यूरिंग इंटेंस थंडरस्टॉर्म। यानी जब आपके तूफान वगैरह आते हैं तभी आपका क्या है हेल का फॉर्मेशन होता है। हेल क्या है, इट फॉर्म जब आपकी स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट जो हो, यानी हवा जो हो बहुत नीचे से वर्टिकली बहुत पावरफुली ऊपर नीचे होती रहती है। थंडरस्टॉर्म में जानते हैं कि हवा जो है बहुत तेजी से ऊपर मतलब बहुत तेज चलती है। अब क्या है अपड्राफ्ट आपका स्ट्रांग हो इन थंडरस्टॉर्म, इससे क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे रेनड्रॉप क्लाउड थी, रेनड्रॉप फॉर्मेशन हुआ। अब रेनड्रॉप क्या हुआ नीचे आया, अब नीचे जैसे ही आया तो क्या हुआ नीचे से बहुत तेज से हवा बही, नीचे से तेज हवा बही तो क्या हुआ उस बूंद को वापस वो आसमान में लेते गया। ठीक है, यानी थंडरस्टॉर्म कैरी रेनड्रॉप अपवर्ड इनटू वेरी कोल्ड एरियाज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्या करती है हवा उसको बहुत ऊपर तक लेती जाती है, कोल्ड एरियाज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड एज द रेन ड्रॉप्स आर पुश्ड हायर, वो क्या होते हैं जैसे मान लीजिए रेन ड्रॉप नीचे आया, अब नीचे ग्राउंड पे पहुंचने से पहले नीचे से बहुत तेज से वर्टिकली हवा बही। हवा बही थंडरस्टॉर्म में क्या होती है हवा बहती है, अब उस हवा ने क्या किया इसको बहुत ऊपर लेते गया, इतना ऊपर लेते गया कि वो क्या है लिक्विड आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ठीक है क्या हो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए। तो दीज आइस पैलेट अब क्या होते हैं, अब ये ऊपर नीचे वहीं होते रहते हैं, फिर नीचे आता है, फिर क्या होता है भैया आपका कहीं से हवा बहा फिर आपकी ऊपर चली गई, फिर नीचे आया फिर आपकी हवा बही, यानी जमीन पर गिरने से पहले ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या है मल्टीपल टाइम ये होते रहते हैं। अब इससे होता क्या है विथ ईच स्ट्रीम दे गैदर मोर लेयर ऑफ आइस बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एंड इवेंचुअली द hailstones गेट टू हैवी फॉर द updraft टू सपोर्ट एंड दे फॉल टू द ग्राउंड एज hail। इसलिए हमने यहाँ हमारे लोकल भाषा में कहा था कि पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, तो ये पत्थर वगैरह जो गिरते हैं ये आपकी इसी ओला कहा जाता है, इसे हेल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपकी जरूरी नहीं कि बरसात के मौसम में हम देख सकते हैं ओला देखा जाता है, बेसिकली आपकी यूपी एरियाज में अगर बात करें तो ये क्या है बरसात वगैरह के मौसम में देखा जाता है। ठीक है, ये क्या क्योंकि ठंडा मौसम नहीं होता, लेकिन भले आपको बरसात में क्या है जब आपकी तेज हवा वगैरह बहती है थंडर स्टॉर्म वगैरह रहती है तो क्या इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है क्या ड्रिजल, जिसे हम बूंदाबांदी कहते हैं। ड्रिजल क्या है कि जो टाइप ऑफ लाइट फाइन प्रेसिपिटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। सो अनलाइक रेगुलर रेन, जैसे रेन में जानते हैं बारिश बहुत ज्यादा होती है पानी बहुत ज्यादा आता है, विच कैन वेरी इन साइज। ड्रिजल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट दैट आर मच स्मॉलर एंड फॉल मोर स्लोली। ड्रिजल शुरुआत में जो बूंदाबांदी हल्की बारिश बूंदाबांदी जो होती है बारिश होने से पहले उसे हम ड्रिजल कहते हैं। ठीक है, इट ड्रिजल यूजुअली ऑकर्स जब आपकी एटमॉस्फेयर जो हो वो रिलेटिवली स्टेबल होती है विद ओनली अ स्लाइट अपवर्ड मोशन इन द एयर। ठीक है, द ड्रॉपलेट आर सो स्मॉल दैट दे डोंट कॉज हैवी स्प्रेशेस व्हेन दे हिट द ग्राउंड। यानी ग्राउंड पे होता है तो क्या होता है बस ये पता चलता है कि भीगते वगैरह हमने कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आसमान से क्या है पानी गिरता रहता है, लेकिन क्या है भीगते वगैरह ही आसमान में चले जाते हैं आराम से। ठीक है, उतना दूर तक आराम से चले जाते हैं। जमीन पे देखते हैं तो जमीन भी गीला वगैरह ज्यादा होता नहीं, उसे हम ड्रिजल कहते हैं। इट हैपेंस कब होता है जब आपकी ओवरकास्ट वेदर में होता है जहाँ पे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, बट द क्लाउड क्या होते हैं दे आर नॉट थिक और स्टॉर्मी इनफ टू प्रोड्यूस हैवियर रेनफॉल। ठीक है, इट कैन फील लाइक अ मिस्ट और लाइट फ्लावर एंड इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद डैम्प कूल कंडीशन। ठीक है, ड्रिजल जो है इट डज नॉट एक्यूमुलेट मच ऑन द ग्राउंड बिकॉज ड्रॉपलेट जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं दैट दे टेंड टू इवापोरेट क्विकली स्पेशली इफ द एयर नियर द ग्राउंड इज ड्राई। ठीक है, और इसको एक बुक में आज जब पढ़ने जाएंगे या कहीं से नेट पे वगैरह पढ़ेंगे, जो हमने अभी पढ़ा ड्रिजल वगैरह पढ़ा है इनको क्या है साइज के आधार पे भी रखा जाता है। ठीक है, जैसे इनको 0.5 mm के अंदर जो आते हैं डायमीटर वाले जो होते हैं उन्हें ड्रिजल कहा जाता है। ठीक है, अभी जब आप बुक ओपन करेंगे तो बुक के अंदर आपका रेनफॉल का भी दे रखा है कि इस मिलीमीटर के अंदर आते हैं तो उसे रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, drizzle fall continuously form low stratus cloud, but the total amount of water received on the ground is significantly low. ठीक,
तो ये था आपके फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। पहला रेन हमने समझ लिया, हमने स्नो समझ लिया, हमने स्लीट समझ लिया, हेल समझ लिया, ग्रेफल आपके एक तरह का होता है, बट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसमें हमने क्या ड्रिजल समझ लिया। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। ऑलराइट, मैं आपको टेबल बना के दे दिया हूँ, आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, इसको आप लोग देख लेना एक बार। तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा और इससे आपके जो भी एमसीक्यू वगैरह बनेंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो है आज की क्लास तक हमारा ये चैप्टर खत्म होता है आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एयर मासेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जैसे मैं बताया उसके बाद का जो क्लास चैप्टर रहेगा उसमें हम बेसिकली जो फ्रंट वगैरह होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यानी 3 चैप्टर और बचे हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी हमारा पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।